उसने चरखे के ताने बाने से स्वदेशी का बिगुल बजाया, सत्य व अहिंसा को देश की आज़ादी के लिए ढाल बनाया, कर दिया चूर घमंड फिरंगी का, फिर हिंदुस्तान का डंका बजाया, हिंदुस्तान का डंका बजाया। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल के साथ, और आज इतिहास के पन्नों से हम खास पेशकश आपके लिए, जी हाँ, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, रोल ऑफ महात्मा गांधी, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। एवरीबडी नोज दैट Mahatma Gandhi is known as father of the nation, and he was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat. We all are aware. We all have read from the childhood. We all have learned so many things about Gandhiji, but today we'll discuss his role, early life, and the key role in the national movement of India. जन्म एवं आरंभिक अगर शिक्षा की हम बात करें तो अल्फ्रेड हाई स्कूल, भावनगर, राजकोट, यहाँ पे एजुकेशन होती है। जो अल्फ्रेड हाई स्कूल है वो राजकोट में था, फिर भावनगर में कॉलेज एजुकेशन होती है। लंदन जाते हैं 1988 से 91, 3 साल बैरिस्टर बन के आते हैं, एक वकालत यहाँ पे शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं। कि गांधी जी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में लिखते हैं कि मैंने इंग्लिश का टीचर बनने की भी कोशिश की, बट आई वॉज रिजेक्टेड बाय द प्राइवेट स्कूल, एंड गांधी जी हैड एक्सपेरिमेंटेड वेरियस थिंग्स एज फार एज प्रोफेशन इज कंसिडर्ड, बट 2 साल तक लगातार कोशिश, ऊहा पोहू की पोजीशन बनी रहती है, और फाइनली 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दोस्तों, 1893 भारत के इतिहास में बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। यहाँ पे उस टाइम पे फेमिन्स का दौर है। उसी टाइम पे स्वामी विवेकानंद अमेरिका में शिकागो में बहुत ज़बरदस्त एक स्पीच देते हैं। उसी समय गांधी जी साउथ अफ्रीका के लिए जाते हैं। तब तक गांधी जी कोई पॉपुलर फिगर नहीं थे, कोई उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। एक अच्छी फैमिली से आते थे, अच्छी एजुकेशन थी, डेफिनेटली अच्छी उनकी वकालत चल सकती थी यहाँ पे, लेकिन वो कुछ अलग करना चाहते थे। तो करमचंद गांधी और पुतली बाई के ये पुत्र, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थे, ये खुद लिखते हैं अपनी बायोग्राफी में, वो बहुत ज़्यादा टीचर्स के फेवरेट नहीं थे, लेकिन हाँ, वो बेसिक संस्कार उनके अंदर थे, वो बेसिक चीज़, वो डेडिकेशन उनके अंदर थी। वो कुछ अलग करना चाहते थे, वो चिंतन करते थे, मनन करते थे, सोचते थे कि ऐसे ऐसे करके इस तरीके से चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। अब बात आती है जी गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। 1893 से 1915, लगभग 22 साल, मतलब 2 decades ऑफ लाइफ स्पेंट इन साउथ अफ्रीका। और सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो आप इसका मीनिंग समझ पाएंगे। तो गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में करते हैं। अपार्टheid, रंग भेद की पॉलिसी वहाँ पे फेस करते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे जब ये कोर्ट में पेश होते हैं, जो इनके ऊपर जो पगड़ी थी सिर पे, उसको उतारने के लिए बोला जाता है, उसके लिए कैसे विरोध करते हैं, किस तरीके से डरबन में, साउथ अफ्रीका में बहुत सारे प्लेसेस पे भारतीय कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं, राइट्स की बात करते हैं। अपार्टheid, जो रंग भेद की पॉलिसी साउथ अफ्रीका में चलती थी, उसको किस तरीके से चैलेंज करते हैं, और किस तरह से नेटिव्स लोगों को, जो इंडियन लोग थे, उनको किस तरीके से अलग अलग प्रैक्टिसेस के द्वारा, नॉन वायलेंस के द्वारा, जो अहिंसा का जो प्रयोग है, वो वहाँ पे किस तरह से सीखते हैं। ये 22 साल वहाँ गुजारने के बाद 1915 में भारत आते हैं, और 1915 में आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं। गोखले जी कहते हैं कि पूरे भारत का दौरा करो, और जो पहले जो ये दौरा करते हैं, सबसे पहले जो 3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जहाँ पे ये जाते हैं, या 3 पॉइंट्स जहाँ पे विजिट करते हैं, जिससे इनकी आंखें खुलती हैं। इनको लगता था कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश है, दे आर कंपेरेटिवली बेटर एज कंपेयर टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिश कॉलोनी थी और इंडिया भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, हम सबको पता है, ये उपनिवेशवाद का एक दौर था। तो चंपारण जाते हैं, ये नील की खेती करते हैं, किसानों की समस्याओं को सुनते हैं। फिर ये अहमदाबाद जाते हैं, वहाँ पे वर्कर्स की प्रॉब्लम को सुनते हैं। खेड़ा में किसान आंदोलन था, उसके बारे में जानते हैं। तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये जो 3 जो विजिट्स हैं, इनसे ये एक बेसिक फॉर्मुलेशन लेके आते हैं कि इनकी जो सोच है, इनकी दिशा और दशा बदलती है। 1916 में दोस्तों, 1916 में BHU, जो मोस्ट फेमस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड, ही वाज इनवाइटेड फॉर हिज वर्क्स डन इन साउथ अफ्रीका। यहाँ गांधी जी को कोई नहीं जानता, उनको बुलाया गया था कि अफ्रीका में एक वकील ने बहुत काम किया है, और मोहनदास करमचंद गांधी को वहाँ पे बुलाया जाता है। गांधी जी यहाँ से, जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आउट ऑफ बॉक्स बात करते हैं। 1922 के जो सेशन में जब BHU का इनोग्रेशन हो रहा होता है, तो गांधी जी कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो टॉप क्लास है, रिच क्लास है, अर्बन क्लास है, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो यहाँ पे हैं। कांग्रेस के अंदर कोई भी आम आदमी नहीं है। दिस आम आदमी थ्योरी वॉज इनिशिएटेड बाई गांधी जी इनिशियली। और गांधी जी कहते हैं कि जब तक भारत का किसान और मजदूर हमारे आंदोलन में शामिल नहीं होगा, हम ब्रिटिश को निकाल नहीं सकते। गांधी जी यहाँ पे एक नई बहस, एक नया आइडिया देके जाते
जाते हैं, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता, बाकी बाद में सारे ये लोग गांधी जी को फॉलो करते हैं। अब बात आती है कि जो 1916 के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918, यहाँ दोस्तों समझने की बात है, ब्रिटिश की कॉलोनी थी भारत और भारत से वो कॉपरेशन चाहते थे। उन्होंने कहा था कि इस युद्ध में अगर ब्रिटिश विन करते हैं, जीत जाते हैं, तो वी विल गिव यू द डोमिनियन स्टेटस, मतलब आधी आज़ादी, बाहर की मैटर हम डील करेंगे, इंटरनल फ्रीडम विल बी गिवन टू द इंडियन पीपल, बट अलास नथिंग वाज गिवन। 1917 में एक रॉलेट एक्ट और पास कर दिया गया जिसे काला कानून कहा गया, जिसमें ना वकील, ना दलील, ना अपील, मतलब कोई आपका वकील नहीं हो सकता, कोई आपकी दलील नहीं सुनी जाएगी, कोई अपील नहीं सुनी जाएगी, केवल शक के आधार पर, जी हाँ दोस्तों, शक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन एनीबडी कुड बी अरेस्टेड, दिस वाज अ ब्लैक लॉ, इसीलिए इसे काला कानून कहा गया। इसका विरोध हुआ जगह जगह। ऐसा ही विरोध गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया जब वो एंट्री करते हैं ज्वाइंट पंजाब में, उस समय पलवल के रेलवे स्टेशन पे। इसी तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 1919। जनरल डायर ने हजारों निहत्थे लोगों को जलियांवाला बाग में मार दिया या ऐसा प्रताड़ित किया। ये जो इंसिडेंट हुआ इसने पूरे देश में आग का काम किया और इस आग में जो एक मेन जो लपट बाहर बन के निकली, वो निकली नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। और गांधी जी यहाँ से डिसाइड करते हैं कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ अलग करके चलेंगे, कुछ अलग बनाएंगे, और यहाँ से गांधी जी डिसाइड करते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने आइडिया दिया कि एक साल के अंदर अगर हम ब्रिटिश का कॉपरेशन नहीं करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, या लेबर क्लास है, हम सब असहयोग करेंगे, पीसफुल करेंगे, नॉन वायलेंट करेंगे। ये गांधी जी का बेसिक आइडिया था। तो 1919-20 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। उसी समय खिलाफत आंदोलन बंबई में चलाया गया था शौकत अली और मोहम्मद अली, दो भाइयों के द्वारा। तो शौकत अली, मोहम्मद अली के आंदोलन असहयोग और खिलाफत आंदोलन को जोड़ दिया गया। 1920 से 1922 तक यह आंदोलन जबरदस्त तरीके से चला। पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने कॉलेजेस को बहिष्कार किया, स्कूल्स का बहिष्कार किया, ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं किया गया। हर तरीके से ब्रिटिशर्स को यह एहसास करवाया गया कि हम आपको सहयोग नहीं करेंगे। इसके कॉजेज, इवेंट्स, रिजल्ट्स, मैंने कहा कि इतिहास का कोई भी टॉपिक होता है, कॉजेज, इवेंट्स, रिजल्ट्स। कॉजेज में 1857 से 1920 तक के जितने भी इंसिडेंट हैं जो एक्सप्लॉयटेशन के, वो सारे कॉजेज में आ जाएंगे। इवेंट्स कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ और इसके कॉन्सिक्वेंसेज। इसके कॉन्सिक्वेंसेज पे बात करेंगे तो बात आती है चोरा चोरी की। दोस्तों 6 लाख मजदूर और किसानों ने पूरे हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक किस्म से असहयोग आंदोलन चलाया। ये सफल रहा, बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत सारे लोगों ने गांधी जी के कहने पे अपनी नौकरी छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दिया, प्रोफेशन छोड़ दिया, देश के नेशनल मूवमेंट में जुड़ गए। पहली बार गांधी राष्ट्रीय स्तर पर एक हीरो बनकर उभरते हैं और ये एक शुरुआत है। लेकिन चोरी चोरा में एक इंसिडेंट होता है जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को एक थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया। गांधी जी इस पूरी घटना से बहुत व्यथित होते हैं। गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। दिस वाज द पॉइंट वेयर फर्स्ट टाइम गांधी जी वाज अपोज्ड बाय मेनी नेशनलिस्ट लीडर्स। और ये एक जगह है जहाँ पे गांधी जी के दर्शन को समझने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि गांधी को समझने के लिए एक पर्टिकुलर एज या एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मेच्योरिटी चाहिए। गांधी को ओपोज करना बड़ा आसान है। गांधी को लोग किस तरीके से अपना आधार बनाते हैं उनको ओपोज करने का, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था चोरी चोरा का इंसिडेंट कि वो गांधी जी क्यों उसे वापस लेते। उनके कहने पर लाखों लोगों ने इतना किया और एकदम से उन्होंने वापस ले लिया। दोस्तों यही पॉइंट है जहाँ हमारा लेवल ऑफ मेच्योरिटी या लेवल ऑफ एज हमें फोर्स करती है समझने के लिए। और इसलिए कहा जाता है कि गांधी को समझने के लिए कि आपको कम से कम 40 साल का होना चाहिए, मतलब तब जाके आप गांधी जी को समझ सकते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि गांधी जी अगर ना भी लेते तो क्या बिगाड़ लेते ब्रिटिशर्स का। शायद हम उस पोजीशन में, उस लेवल पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस लेवल की यूनिटी, उस लेवल का सिस्टम नहीं था। तो शायद गांधी जी ने ये अपने हिसाब से एक सही डिसीजन लिया होगा कि इस तरीके से हम ब्रिटिशर्स को नहीं हरा पाएंगे। मीन्स इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ वायलेंस वी वोंट बी एबल टू डिफीट देम। तो गांधी जी अपना व्यू लेते हैं। 1923 से अब 1928 जब तक साइमन कमीशन आता है, रिवोल्यूशनरीज का दौर देश के अंदर रहता है। और 1922 की जो घटना हुई इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनता है। लेकिन इसके साथ साथ अब गांधी जी समाज सुधार के कार्यक्रम करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एक मास लीडर बन जाते हैं और गांधी जी रोल मॉडल बन जाते हैं। और आम आदमी जैसा दिखने के लिए गांधी जी ने अपना ड्रेसिंग, अपना सिस्टम सब कुछ छोड़ दिया। सूट
बूट छोड़ के वो धोती कुर्ते पे सूत काटना शुरू करते हैं। आम लोगों को लगा कि हम जैसा है, पूरे देश में गांधी को एक हीरो माना गया, पूरे देश में गांधी को एक भगवान की तुलना दी गई, देवता की तुलना दी गई। लोगों में अफवाह फैली, लोगों ने शर्त लगा ली, जिद लगा ली। अलग अलग जगह से अलग अलग इंसिडेंट्स प्रेस में हैं, प्रेस में छपते हैं कि किस तरीके से गांधी जहां भी जाते हैं गांधी के लोग फैन फॉलोइंग बढ़ गई। गांधी अब एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए। अब गांधी एक समाज सुधारक भी बन गए। उन्होंने चाइल्ड मैरिज का विरोध किया, गांधी जी ने शराब का विरोध किया, गांधी जी ने कास्टिज्म का विरोध किया, गांधी जी ने रिलीजियस बायस का विरोध किया। गांधी जी ने नैतिक मूल्यों पर जोर दिया कि किस तरह से हम एक एसेट बन सकते हैं अपने समाज के लिए। इसलिए गांधी को एक समाज सुधारक भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड इन 1930। 1920 के लाहौर सेशन में ये डिसाइड हुआ 31 दिसंबर 1929 की रात को 12 बजे कि अगली वाली 26 जनवरी 1930 को हम देश का पहला स्वतंत्रता आंदोलन मतलब इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। रोज ऐसा सेलिब्रेट किया। गांधी जी ने आइडिया दिया कि पूरे देश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पे इसे मनाया जाए और यही रीज़न था दोस्तों। मैं आपको बात आगे लेके जाता हूँ। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, बिकॉज दे वांटेड टू गिव इंपॉर्टेंस टू दिस हिस्टोरिकल डेट विच वाज देयर 26 जनवरी 1930। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय सिविल डिसओबीडेंस मतलब डिसओबीडेंस होगा लेकिन सविनय होगा। उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन लाहौर के बाद शुरू होता है, पूरे देश में ये फैलता है। नमक कानून जो था उसको तोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि व्हाई नमक, व्हाई सॉल्ट। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त साइंटिफिक, एक ज़बरदस्त सोच समझ कर लिया गया फैसला गांधी जी का था। जब गांधी जी सॉल्ट मार्च के लिए चलते हैं तो जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, टाइम न्यूज़पेपर अमेरिका का फॉर एग्जाम्पल, वो विरोध करता है, हंसता है कि एक दुबला पतला आदमी 2 दिन में गिर जाएगा, कुछ नहीं होगा। इंटरनेशनल प्रेस उसको कवरेज कर रही थी और वो गांधी जी का विरोध कर रही थी। बट द सेम प्रेस विद इन फ्यू डेज, जब गांधी जी वहां पे पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को और सॉल्ट लॉ को तोड़ देते हैं, वही प्रेस गांधी को एक हीरो साबित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी को फैन फॉलोइंग मिलती है, इंडिया में फैन फॉलोइंग मिलती है। ये आंदोलन इस हिसाब से पूरे तटीय क्षेत्रों में लोगों ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, जो 14 गुना तक, 14% तक और 140 गुना तक जो टैक्स था अलग अलग जगह पे सॉल्ट के ऊपर। और नमक एक ऐसी चीज़ है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो सब जातियों के, सब घरों के, अमीर गरीब, हर तरीके से, मतलब इन रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, एरिया, रीजन, लैंग्वेज, हर घर में यूज होने वाली कमोडिटी थी। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। लोग समझ नहीं पाएगा, इंग्लिश लोग समझ नहीं पाए, यूरोपियन लोग समझ नहीं आए कि किस तरीके से एक छोटी सी चीज़ को, घर की छोटी सी चीज़ को किस तरह से गांधी जी ने कैश करा लिया। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। फाइनली डिसीजन होता है कि भाई हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेते हैं, आप हमारे सारे नेशनल लीडर्स को छोड़ दीजिए। इंटरनेशनल प्रेस में इसको कवरेज मिलती है और 1935 का एक्ट पास हो जाता है जिसमें 11 स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं। कांग्रेस 8 में जीतती है। 1939 से 45 का दौर सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर, और ये दौर था भारत में मुस्लिम लीग की राजनीति को भी बढ़ने का, जिसे तुष्टीकरण के माध्यम से कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने आगे बढ़ाया और जो आगे जाके हिंदुस्तान का डिवीजन के रूप में सामने आई। यहाँ पे गांधी जी का जो रोल है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो प्रो मुस्लिम थे या मुस्लिम लीग को फेवर करते थे। ऐसा कोई साइंटिफिक तथ्य सामने नहीं है हालांकि, लेकिन ऐसा बोला जाता है। अब क्रिप्स मिशन आता है, लेकिन 1942 में एक टर्निंग पॉइंट आता है, तीसरा नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया जो गांधी जी के द्वारा चला जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, 8 अगस्त 1942 बॉम्बे से चलाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान के लोग, अब जो बयार बह रही है, अब वो पहली बार इस आंदोलन में, जैसे 1920 में जो पहला जो आंदोलन था सहयोग आंदोलन में देश के लोगों ने बड़े लेवल पे भाग लिया, 1930 के में वुमेन ने भाग लिया, 1942 के आंदोलन में पूरी जनता ने गांधी जी का सपोर्ट किया और फाइनली 1942 का जो आंदोलन चला उससे पूरी ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिल गई। और उधर से सेकेंड वर्ल्ड वार की प्रॉब्लम थी, उधर से 1945 में लेबर पार्टी सरकार में आ जाती है ब्रिटेन के अंदर, जो सैद्धांतिक तौर पर फैसला कर चुकी थी कि हमें भारत को आज़ादी देनी है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, भारत के बंटवारे का डिसाइड होता है। 1947 में भारत एक आज़ाद देश के रूप में सामने आता है, लेकिन डिवीजन हो जाता है। गांधी जी जिस दिन आज़ादी सेलिब्रेशन हो रहा था पूरे देश में, गांधी जी कलकत्ता में 24 घंटे के उपवास पर थे। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि लोगों का धर्म के आधार पर झगड़ा हो। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। गांधी जी चाहते थे कि बेशक हम 2 टुकड़ों में बट गए हैं, लेकिन टिल हिज लास्ट ब्रेथ गांधी जी चाहते थे कि सूनर और लेटर हम भाई हैं, हम आपस में एक साथ रहेंगे।
ये हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। गांधी को समझना दोस्तों इतना आसान नहीं है। ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे, जो एक नेशनलिस्ट हिंदू थे, उन्होंने गांधी जी को शूट आउट कर दिया, मार दिया, उनका वध कर दिया, उनका कत्ल कर दिया। उनको लगता था कि गांधी जी जो है प्रो मुस्लिम है, गांधी जी की वजह से देश का बंटवारा हुआ है। एज अ होल हम बात करें गांधी के कंट्रीब्यूशन की, 1893 से 1915 उनका साउथ अफ्रीका का फेज देखें आप, या 1915 से 1948 भारत का फेज देखें। विरोध करना बड़ा आसान है, विपक्ष में जाना बड़ा आसान है, समझना बड़ा मुश्किल होता है। इतनी विविधताओं से भरे देश को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ये अपने आप में एक जीवन दर्शन दिखलाता है। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है दोस्तों। इसलिए पक्ष विपक्ष की बात ना करते हुए मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि गांधी जी का बहुत मैच्योर रोल भारत की आज़ादी में है, उसको नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने जो आंदोलन चलाए, उनके अंदर जो लोग उनके पीछे, भीड़ जो उनके पीछे थी, आप इंटरनेशनल प्रेस की कवरेज उठाएं, आप नेशनल प्रेस की, नेशनल आर्काइव से डॉक्यूमेंट लें, आप उनकी जीवनी लें, आप उनके प्रेस के या ओरल जो संस्मरण मिलते हैं इतिहासकारों के द्वारा, उनसे लें। किसी भी एंगल से आप देखें, समझें, गांधी जी का जो प्रभाव था मासेस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा था। और एक सच्चा लीडर वही होता है जिसके पीछे जनता खड़ी होती है। गांधी जी के पीछे पूरा देश खड़ा था। और इन सब के एफर्ट से, बट ऑब्वियसली विद द रोल ऑफ रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो, लाल बाल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, उन सब के ओवरऑल मिक्स से, कुछ गरम कुछ नरम, सब के एफर्ट से ही देश आज़ाद हो चुका। और गांधी जी वाज डिक्लेयर्ड एज फादर ऑफ द नेशन। और आई मीन टू से कि उन्हें बापू का नाम देके या देश का पिता का नाम देके फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना गया। गांधी जी का कंट्रीब्यूशन भारत की आज़ादी में, उनकी अचीवमेंट्स भारत के समाज में बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मैं अंत में दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि देश के लिए जिसने ऐशो आराम को ठुकराया था, देश के लिए जिसने ऐशो आराम को ठुकराया था, त्याग विदेशी पोशाकें, खुद ही खादी बनाया था, और पहन के काठ के चप्पल जिसने सत्याग्रह का राग सुनाया था, देश का था अनमोल वो दीपक जो महात्मा कहलाया था, महात्मा कहलाया था। थैंक यू।